हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की गणित विषय की प्रश्न बैंक और इसे हम हल करेंगे। कक्षा 9वीं गणित की प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न और इसमें आज हम ब्रिज कोर्स वाला भाग पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे गणित का कक्षा 9वीं की गणित का ब्लूप्रिंट भी दे रखा है। तो इसके ब्लूप्रिंट का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आपने देख और समझ ही लिया होगा। और इसमें जो कक्षा 9वीं की गणित में जो कम किया गया पाठ्यक्रम है वह उसका वीडियो भी बनाया था। तो अब हम आगे करते हैं कक्षा 9वीं गणित। तो शुरुआत में यहाँ ब्रिज कोर्स दे रखा है, तो ब्रिज कोर्स में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे यह समझना जरूरी है। तो ब्रिज कोर्स में से 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 8 क्वेश्चन आएंगे और उसके अंक भी होंगे 8। मतलब हर प्रश्न एक एक नंबर का होगा। मतलब ये है कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के 8 प्रश्न आएंगे। कुल 8 नंबर के अंक, 8 अंक इसके हैं। मतलब 8 अंक कुल हमारे गणित के ब्रिज कोर्स में से होंगे। कुल आपका पेपर 80 नंबर का है, 80 में से 8 अंक ब्रिज कोर्स के हैं। मतलब 10% जो है ब्रिज कोर्स में से आने वाला है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न बैंक में ब्रिज कोर्स का जो भाग दे रखा है, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं उनको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे, सही उत्तर चुनकर लिखिए, क्योंकि ब्रिज कोर्स में से सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे, एक एक नंबर वाले 8 प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य होगा। तो यहाँ पे 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये बता रखा है और हमें 6 केले का मूल्य यहाँ बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो इसे हम हल करके देख लेते हैं। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 1 दर्जन मतलब होते हैं 12 केले। चूँकि 12 केले का मूल्य कितना है, 12 किलो का मूल्य है 60 रुपये, ठीक है, 60 रुपये हैं, इसलिए 1 केले का मूल्य होगा, 1 केले का मूल्य कितना होगा, 1 केले का मूल्य होगा 60/12। तो इसको हम काट देंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, मतलब 5 आया है उत्तर। मतलब 1 केले का मूल्य होगा 5 रुपये। अब हमें तो पता करना है 6 केले का मूल्य। तो चूँकि 1 केले का मूल्य कितना है, 5 रुपये है, तो 6 किलो का, इसलिए 6 किलो का मूल्य कितना होगा, 5 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 30 रुपये, ठीक है, 30 रुपये आ जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा 30 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा था 1 दर्जन मतलब 12 किलो का मूल्य 60 रुपये दे रखा था। तो हमने इसके बाद 1 केले का मूल्य निकाल लिया जो कि 5 रुपये आया। जो कि 1 केले का मूल्य 5 रुपये है, तो 6 किलो का मूल्य कितना होगा, तो 6 में 5 का गुणा कर दिया, इसका उत्तर आ गया 30। इसके बाद अगला प्रश्न हम करेंगे दूसरा। यहाँ दे रखा है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो यहाँ एक आकृति दे रखी है और इसमें जो छायांकित भाग है, तो यहाँ छायांकित भाग ये वाला है और यह इसको भिन्न के रूप में यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस आकृति में कुल 4 भाग है, 1 2 3 और 4 भाग है यहाँ पर। तो जो छायांकित भाग है उसमें से एक भाग है, तो कुल 4 भाग है, तो कुल जितने भी भाग होते हैं वो भिन्न में नीचे लिखते हैं। अंश बट्टे हर होता है, ठीक है, भिन्न जो है ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। तो जो कुल भाग होगा किसी भी आकृति का, जो कुल भाग है उसे हम हर के रूप में नीचे लिखते हैं और उसमें से जो छायांकित भाग है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो ये छायांकित भाग कितना है, एक ही भाग है, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। तो ये हो गया 1/4, ठीक है, कितना है 1/4, मतलब 4 भाग थे, उसमें से एक भाग जो है छायांकित है, तो इसका उत्तर होगा 1/4। इसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर तीसरा करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 10 गुणा 9, मतलब 10 में 9 का गुणा, 10 गुणा 9 बराबर है 15 गुणा किस संख्या के। तो यहाँ पता करना है कि ये संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ जो दे रखा है 10 गुणा 9 बराबर 15 गुणा, तो यहाँ हमें पता नहीं तो हम लिख देते कि संख्या होगी x, ठीक है, मान लिया हमने कि संख्या होगी x। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणा 9/15, इसको इस संख्या को इधर ले आएंगे तो ये बट्टे में आएगी, क्योंकि यहाँ इसके साथ गुणा में है इसलिए बराबर x हो जाएगा। तो 10 गुणा 9 कितने होते हैं, 10 होते हैं 90, तो ये हो जाएगा 90/15 बराबर
x से भाग लगा देंगे, 15 एकम 15, 15 छंग 90। तो x का मान आ जाएगा, x बराबर हो गया 6। ठीक है, x बराबर हो गया, x बराबर हो गया 6। ठीक है, x बराबर कितना आया हमारे पास, 6 मान आ गया है, x बराबर 6। अब हम इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि 10 नम 90 होते, ये 90 बराबर 15 गुणा 15 में किस संख्या का गुणा करेंगे कि 90 आ जाएगा। ठीक है, हमें तो गुणा करना है 15 में, और वो संख्या कौन सी होगी कि यदि 15 में गुणा करेंगे तो बराबर इसके आ जाएगा 90 के बराबर। तो 15 में हमें पता है कि 15 छंग 90 होते हैं, मतलब 15 में 6 का गुणा करेंगे तो 90 आ जाएंगे। तो यहाँ आना था 6, तो उत्तर आएगा यहाँ पे 6। तो हमने दोनों ही तरीकों से इसको करके देख लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है, तो यहाँ गुणा करना है दशमलव वाली संख्या का 0.3 और 0.8 का गुणनफल होगा। तो हमें गुणा करना है 0.3 गुणा 0.8। ठीक है, तो अब हम गुणा कर देते हैं। तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24, सीधा ही हम कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दशमलव हमें लगाना है क्योंकि दोनों दशमलव वाली संख्या थी। तो दशमलव लगाने का तरीका ये होता कि नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या में दशमलव को हम कितनी संख्या के बाद है गिन लेते हैं। तो यहाँ एक संख्या के बाद है और यहाँ पे भी एक संख्या, तो एक और एक 2 आना चाहिए। तो 2 संख्या के बाद यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। तो यहाँ पे हम इसके आगे लिख देंगे 0, तो ये हो जाएगा 0.24। ये इसका आंसर होगा 0.24। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ जोड़ी मिलानी है, जोड़ी मिलाने में भी जो सवाल जो प्रश्न हमें दे रखे हैं उनको हल करना पड़ेगा तो ही हम जोड़ी मिला पाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि 0.45 और 0.25, तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जोड़ दे रखा, धन दे रखा 0.45 धन 0.25, तो इन दोनों का जोड़ जो भी होगा उससे इसकी जोड़ी बनेगी। तो यहाँ पे 0.45 धन है 0.25। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे क्योंकि बीच में प्लस है। तो 5 और 5 10 की 0, असिल का 1, असिल का 1, 4 और 1 5, 6 7, यहाँ आ गए 7.0। तो इसका उत्तर होगा 0.70। ठीक है, ये आ गया इसका उत्तर 0.70। तो हमने कर लिया कि इसका उत्तर हो गया 0.70। अब अगला जो दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है जोड़ी में, जो दूसरा है वह है ऋण 306/9, ऋण 306/9। तो यहाँ पे हमें इसको भाग लगाना है, 306/9 है, तो हम इसको हल कर देंगे तो सीधा 9 से भाग लग जाएगा 306 में। तो 9 एकम 9, 9 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 9 तिया 27 आ जाएगा। फिर 3 बचेगा, ऊपर से 6 उतार लेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। और ये संख्या ऋण की थी तो किसका आएगा, ऋण का 34 आ जाएगा। ठीक है, ऋण का 34, ये इसकी जोड़ी बनेगी इससे। तो इसको हम एक बार यहाँ पे भाग लगा के भी देख लेते हैं। मतलब 306 में हमने 9 का भाग लगाया है तो 9 तिया 27 हुए, क्योंकि 9 चौक करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, 27 आए हैं। अब यहाँ 3 बचे, 30 में से 27 घटा दिए, ऊपर से उतारे अब 6। अब 9 का पहाड़ा 4 बार बोला तो 9 चौक 36 हो गए, क्रॉस क्रॉस। ठीक है, तो ये 34 आए हैं। लेकिन ये जो 306 थी, मतलब ये थे ऋण के 306/9 थे। तो जब हम इनका भाग लगा देंगे, काट देंगे इनको, तो ये जो ऊपर वाली संख्या है, ये जो ऋण था इस पे आएगा तो ऋण के 34 बचेंगे बटे, और ये तो 9 तो काट दिया था हमने, तो बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ऋण के 34 आएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पहले ही हल करा था, तो इसका उत्तर ये है और इसका उत्तर आ जाएगा ये। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। अगला जो है तीसरा, ऋण के 4 गुणा ऋण के 2.5, मतलब ऋण के 4 है, इसमें गुणा करना है ऋण के 2.5 का। अब ये हमें ध्यान रखना है कि ऋण की संख्या का ऋण की संख्या में गुणा होता तो वो धन हो जाता, मतलब ऋण गुणा ऋण करेंगे तो वो हो जाएगी धन। तो अब यहाँ पर हम करते हैं गुणा। 5 का पहाड़ा 4 बार बोला, 5 का पहाड़ा 4 बार बोला तो हो गए 5 चौक 20। अब 2 का गुणा करेंगे तो नीचे क्रॉस लगा दिए हैं, 2 चौक 8 हो गया है,
ये 0, 8 और 2 10 हो गए हैं। अब दशमलव हम कितनी संख्या के बाद लगाएंगे, तो ऊपर की संख्या तो केवल ऋण के 4 है, दशमलव नहीं है। और यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव, मतलब एक 0 के बाद हमने एक संख्या के बाद नीचे भी दशमलव लगा दिया, तो उत्तर आ गए हमारे पास 10, क्योंकि पीछे जो दशमलव और 0 लगा उसका कोई महत्व नहीं, तो इसका उत्तर आएगा 10। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 10, तो इसका उत्तर ये आ जाएगा 10। तो इस प्रकार हमने 3 सवाल हल कर लिए हैं। इसका ये उत्तर था, इसका ये था और इस तीसरे का ये था। अब हम अगला करेंगे, तो अगला है ऋण के 3.5 धन 2.4। तो ऋण के 3.5 और धन था 2.5। तो जब ऐसी संख्या एक ऋण वाली है और एक धन वाली है, तो धन ऋण ऋण होता है। ठीक है, तो हमें घटाना है इनको, क्योंकि दोनों पे यदि अलग अलग चिन्ह है तो ऐसी संख्याओं को हम घटाएंगे। तो यहाँ घटा देते हैं, 5 में से 5 गया तो बचा 0, दशमलव के स्थान पे दशमलव, 3 में से 2 घटाए तो बचा 1। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा? ठीक है, जो हमने घटा तो दिया इनको, लेकिन चिन्ह कैसा आना चाहिए? तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ी संख्या ऋण की थी, तो यहाँ पे चिन्ह आएगा ऋण। तो यहाँ पे ऋण का 1 आएगा, क्योंकि पीछे के दशमलव का कोई महत्व नहीं रहता, तो उत्तर आना था ऋण का 1। लेकिन यहाँ 1 लिखा है, गलत है, क्योंकि यहाँ ऋण का 1 आना था और इसकी जोड़ी बनेगी इससे। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला जो 5वें नंबर के 4/5। ठीक है, तो ये है 4/5। तो हमें इसका भाग लगाना है। तो इसको 4/5 मतलब वास्तव में ये हुआ कि 4 में हम 5 का भाग लगा रहे हैं। तो जब भाग लगाएंगे तो ये तो छोटी संख्या 4, 5 बड़ी संख्या, तो भाग कैसे जाएगा? भाग नहीं जाएगा, उसकी 0 लगा दी। और उसके बाद फिर भाग नहीं जा रहा, हमने दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पे दशमलव की लग जाएगी 0। 5 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 5 और 8 40 हो जाएंगे, तो ये 40 लिख दिए। ठीक है, हमारे पास उत्तर आ गया 0.8। ठीक है, 0.8, तो इसकी जोड़ी बनेगी 0.8 से। इसके बाद हम अगला करेंगे, तो अगला जो सवाल है 6 वाला, 0.5, 0.5 बट्टा 10, इसको हल करना है। तो हमें पता है कि यदि ऊपर वाले दशमलव को हटाएंगे, ऊपर वाले दशमलव को हटा दिया तो नीचे एक 0 लग जाएगी। तो अब यहाँ पे यदि ऐसा कर देते हैं तो संख्या बन जाएगी हमारे पास 5/100। ठीक है, क्या बन गई? 5/100। अब भाग लगा देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 बराबर हो गया 1/20। लेकिन 1/20 भी यहाँ तो है ही नहीं आंसर में, तो हमें इसे और हल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे है कि 1 में 20 का भाग लगाना है, तो हम यहाँ लगा देते हैं, 1 में 20 का भाग लगाना है। तो ये तो छोटी संख्या है और ये बड़ी है, तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगा दिया। फिर दशमलव लगाया तो दशमलव की 1 0 लगी, लेकिन अभी भी 10 हुए और ये तो 20 है, तो 10 तो छोटी संख्या है। तो इसके बाद फिर हम एक और 0 लगाएंगे, तो इस 0 का एक यहाँ 10 के बाद एक 0 लग जाएगा। ठीक है, 10 के बाद यहाँ पे जैसे हम फिर से कर लेंगे, 1/20 था, मतलब 1 में 20 का भाग लगाना है। भाग नहीं जा रहा, उसकी 0। ठीक है, क्योंकि ये छोटी संख्या, ये बड़ी है। इसके बाद हमने एक दशमलव लगाया, तो दशमलव की 1 0 यहाँ लग जाएगी, लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो 10 है और ये 20 है, तो ये छोटी संख्या है। फिर हम एक 0 और लगाएंगे, इस 0 का यहाँ 0 लगेगा। अब 20 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 बार, 20 पंजे 100, तो 5 बार बोलेंगे तो ये हल हो जाएगा। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 0.05। ठीक है, क्या उत्तर आ जाएगा? 0.05, और इसका उत्तर होगा ये। तो इस प्रकार हमने सारे ही प्रश्न हल कर लिए। पहले का उत्तर यह था, दूसरे का ऋण का 34, तीसरे का उत्तर था 10, चौथे का उत्तर है ऋण का 1 और पांचवें का उत्तर है 0.8 और आखिरी वाले जो प्रश्न का उत्तर आया 0.05। तो इस प्रकार जोड़ी बनेगी, इसको हल करके भी हमने देख लिया है। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक शब्द या वाक्य में उत्तर हमें देना है। तो प्रश्न जो यहाँ पे पहला है, संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी? तो इसमें कौन सी हमें जो संख्या दे रखी है, मतलब 1312 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि यहाँ पे 1400 हो जाए। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या की जगह x लिख देते हैं। ठीक है, x लिख देते हैं। मान लिया x संख्या जोड़ेंगे, तो अब यहाँ पे x संख्या जोड़ेंगे तो 1400 हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर
1400 ऋण 1312, मतलब 1400 में से हम 1312 को घटा देंगे। अब यहाँ पे 10 में से 2 गए तो बचे 8। अब यहाँ हो गया 9, 9 में से 1 गया तो बचा 8। यहाँ इसने हासिल दिया था तो ये हो गया 3, 3 में से 3 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0, तो 88 कितने आए हैं। यदि 1312 में 88 जोड़ देंगे तो 1400 हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 88। कितने जोड़ेंगे, 88 जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अगला हम करेंगे, मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है। तो देखो मोहन के पास कितने रुपए हैं, 157 है, और सरला के पास तो 72 रुपये हैं। तो हम यदि 157 में से 72 घटा देंगे, कम कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अधिक है। तो क्योंकि 157 तो अधिक है, हमें पता ही है, यह बड़ी संख्या और 72 छोटी संख्या, तो घटाने से हमें जो घटाव आएगा उतने ही रुपए जो मोहन के पास जाता है, क्योंकि 157 रुपये तो मोहन के पास है। चलो घटा देते हैं। 7 में से 2 गया तो बचा 5। अब यहाँ 5 है, ठीक है, ये 15 ही है मान लो, ठीक है, 15 है, 15 में से 7 घटाने हैं तो बचेगा 8। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 85, ठीक है, यहाँ उत्तर आ जाएगा 85 रुपये अधिक है, ठीक है, 85 रुपये मोहन के पास अधिक है, 85 रुपये मोहन के पास अधिक है। ये इसका उत्तर आ गया, 85 रुपये मोहन के पास अधिक है। अब हम अगला करेंगे, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये तो भाग का आसान सा सवाल है। 72 कंचे हैं और 6 विद्यार्थियों को बांट दिए, तो भाग लगा देंगे हम। तो 6 एकम 6, एक बच्चा, ऊपर से उतारा 2, 6 दूना हो गए 12, ये हो गया, काट दिया इनको, मतलब घटा हो गया, कुछ नहीं बचा, तो उत्तर आया यहाँ 12। मतलब एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे, 12। कितने मिलेंगे, 12। तो इसका उत्तर आएगा यहाँ पर, तीसरे का उत्तर आएगा 12 कंचे, 12 कंचे, ये इसका उत्तर है। इसके बाद अगला जो चौथा, यदि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हीना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या है। हीना जो है आमिर से 2 गुनी ऊंची है, मतलब ये हीना है और ये हो गया आमिर, अनुपात बताना हमें। तो हीना जो है आमिर से 2 गुनी ऊंची है। यदि आमिर की जो ऊंचाई 1 है तो हीना की कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 अनुपात 1, अनुपात पूछा था हमसे उसने, तो उत्तर आ जाएगा 2 अनुपात 1। हीना जो है 2 गुनी है और आमिर जो है 1 ही है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर चौथा है, सत्य असत्य लिखिए, ठीक है, सत्य असत्य लिखना हमें। और यहाँ पे दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है। हमें सत्य या असत्य बताना है कि ये जो यहाँ लाइन लिखी है, यह जो कथन लिखा है, यह सत्य है या असत्य है। तो यहाँ लिखा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग, तो छायांकित भाग कितना, देखो आकृति कुल कितने भाग है इसमें, 1 2 3 4 भाग है, कुल 4 भाग है इसमें, और छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है। तो कुल भाग कितने हैं, कुल भाग 4 है। 4 में से छायांकित कितना है, 3 भाग छायांकित है, तो 3/4 है, तो बिल्कुल सत्य लिखा है इन्होंने। यह कैसा है, सत्य है, क्योंकि कुल 4 भाग है, 4 भाग कुल है, तो 4 को हम नीचे लिखेंगे हर के रूप में, और उसमें से छायांकित भाग 3 है, तो हमने 3 ऊपर लिख दिया, तो ये 3/4 है, ये कथन सत्य है। इसके बाद अगला देखो, अगला है 4/5 भागित 8/10 का मान 2 होगा। तो देखो, इसको जब इस तरह के भागित वाले सवाल होते हैं, इससे भागित वाले, तो हम इसका उलट गुणा कर देते हैं, हमने ब्रिज कोर्स में भी यही करा था। तो यहाँ पे सवाल जो है 4/5 भागित 8/10 है। तो हम क्या करते हैं, 4/5 उलट गुणित 10/8, इसको 10/8 कर दिया और यहाँ आ जाएगा गुणा का निशान। अब हम इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और इससे कट गया 4 दूनी 8, और ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो इसको क्या होता है, 2 में 1 का गुणा करा तो ये 2, और इसमें भी 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 2/2। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1,
ठीक है, दोनों आपस में कट गए तो यहाँ पे मान 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, इनका मान 2 नहीं आता है, यह असत्य, यह हमने करके देख लिया है। ठीक है, ऐसे जब भाग वाले सवाल आते हैं तो उनको उलट गुणा करते हैं। अब अगला जो प्रश्न नंबर 5 है, यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। ठीक है, 10 गुना है साइकिल की कीमत से। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत होगी, तो जो मोटरसाइकिल की कीमत है वह साइकिल की कीमत से 10 गुना है। ठीक है, तो 10 गुना है मतलब जैसे मान लिया साइकिल की कीमत x है, हमने मान लिया कि साइकिल की कीमत x है, तो मोटरसाइकिल की कीमत कितनी हो जाएगी, x गुना 10। ठीक है, x गुना 10 हो गई, मतलब उसके 10 गुना है। अब यहाँ पे इन्होंने सीधे हमको इसकी कीमत दे दी हमको मोटरसाइकिल की कि 60,000 रुपये हैं, इसकी मोटरसाइकिल की हमें कीमत दे दी उन्होंने, तो 60,000 रुपये हैं। तो अब इसकी कीमत कितनी होगी, तो ये 10 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो हमें 10 का भाग लगाना है। मतलब 60,000 में हम 10 का भाग लगा देंगे। 10 गुना थी तो इसकी हो गई है बट्टे 10 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, साइकिल की कीमत कितनी हो गई है, 6,000 रुपये, तो यहाँ पे हो गया 6,000 रुपये होगी। इसके बाद है 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान लिखिए। तो संख्या क्या है, 5,728, इसमें 7 का स्थायी मान लिखना है। तो स्थायी मान लिखने का बहुत सरल तरीका हमने ब्रिज कोर्स में करा था। ठीक है, जैसे संख्या 7 का स्थानीय मान लिखना, तो हमने संख्या 7 लिख ली। अब इसके पीछे कितनी संख्या है, तो इसके पीछे 2 संख्या, तो 2 जीरो लगा दी, ये हो गया इसका स्थानीय मान। ठीक है, ये हो गया इसका स्थानीय मान, तो यहाँ पे होगा इसका स्थानीय मान 700। ठीक है, अब इसको और एक तरीके से भी सीख लेते हैं जो इसका सही तरीका है। जैसे 7 का स्थानीय मान लिखना है तो 7 किस स्थान पे है, ये इकाई है, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे। सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा मतलब 100, तो यहाँ पे 7 है तो 7 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, तो इसका सबसे सरल तरीका तो ये है कि जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है उसके पीछे जितने जीरो है वो हम लगा, उसके पीछे जितनी संख्या, ठीक है, जितने पीछे संख्या है उन संख्या को गिन के उतने हम जीरो लगा देते हैं। अब अगला जो प्रश्न नंबर 3 है, 3/5 में से 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भिन्न का घटाव है, दे रखा है 3/5 में घटाना क्या है, 1/5, ये 1/5 को घटाना है। ठीक है, 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा, तो ये हमने बीच में घटाव का निशान लगा दिया। अब यहाँ देखो, इनको घटाव के लिए यहाँ पे ये ऊपर वाली संख्या अंश है, नीचे वाली हर है, यहाँ पे भी अंश और यहाँ पे भी हर है, तो नीचे के हर दोनों के समान है, तो दोनों के हर समान है, तो हम नीचे ये दोनों के हर यहाँ पे एक साथ 5 लिख लेंगे। अब 3 में से 1 घटा देंगे तो 3 ऋण 1 हो जाएगा, 3 में से 1 कम हुआ तो बचे 2, नीचे तो 5 है ही सही, तो ये हो जाएगी 2/5। यदि हर समान होते हैं तो हम सीधा हर लिख के ऊपर वाली संख्या का घटाव कर देंगे तो उसका जो है सरल रूप हो जाता है। तो इसका उत्तर आएगा 2/5, तो हमको यहाँ लिखना 2/5। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें 50/7 में शेषफल का मान होगा। तो 50/7 करेंगे, जब 50 में 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना होगा उसका मान हमें यहाँ लिखना है। तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो हो जाएंगे 49। ठीक है, 49, तो यहाँ बचा है 1। अब यहाँ पे एक जो शेषफल हो गया है, ठीक है, एक शेषफल है, तो यहाँ पे शेषफल का मान 1 होगा। इसके बाद अगला जो सवाल है, अगला है 546 गुणा 8। तो यहाँ हमें गुणा ही करके लिखना है सीधा, तो 546 गुणा 8 मतलब गुणा करना है 8 का। 8 छंग 48 की 8, हासिल का 4, 8 चौक 32, 33 34 35 36 की 6, हासिल का 3, और 8 पंचो 40, 41 42 43, तो 4,368 यहाँ उत्तर आएंगे, 4,368। ठीक है, इस प्रकार हमने रिक्त स्थान के सभी सवाल कर लिए हैं। अगला प्रश्न यह है, भिन्न 2/3 को निम्न आकृति में छायांकित करके व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखो, आकृति जो हमें दे रखी है
उसमें हमें कौन सी भिन्न दिखानी है, 2/3, 2/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नीचे तो हर की जगह पे 3 लिखा है और यहाँ आकृति में कितने डब्बे दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं और हमें 2/3 को दिखाने को कहा है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, हमें तो यहाँ 6 डब्बे दे रखे हैं, मतलब नीचे की कुल जो संख्या वाले हैं, कुल जो मान होना था यहाँ 6 होना था। तो हमें ये करना पड़ेगा, इसको 6 कर देंगे हम। तो 6 करने के लिए किस संख्या का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 2 का गुणा करेंगे। और जब हम नीचे की संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी करना ही पड़ेगा। तो इसको गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और 3 दूना 6, तो हो गया 4/6। इसको 6 हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 6 डब्बे हैं और हमको यहाँ 2/3 को दर्शाना है और यहाँ पे 6 डब्बे हैं, मतलब नीचे की संख्या 6 होनी चाहिए, 3 नहीं। तो ऐसी स्थिति के लिए हमने ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया और नीचे भी 2 का, तो ये नीचे तो 6 हो गया और ऊपर हो गया 4। तो अब हमें छायांकित करना है 4 भाग, कुल 6 भाग है, इसमें से 4 भाग छायांकित कर देंगे तो ये हो गया 1 2, ये 3 और ये 4 भाग हमने छायांकित कर दिया है। तो इस प्रकार इसको करेंगे। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो हमें इसको प्रसारित रूप में लिखना है, संख्या है 1234। तो इसको प्रसारित रूप में लिखने के लिए देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के स्थान पर 1 है, हम यहाँ पे इसको हल कर लेंगे। ये 1 है और ये हजार के स्थान पर है तो इसके पीछे 3 जीरो, धन। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे 2 और इसके पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 2, धन। इकाई और दहाई के स्थान पर 3 है, मतलब ये 30 है, धन 4। तो ये इसका प्रसारित रूप हो गया, ठीक है। 1334 का प्रसारित रूप में उत्तर में हम लिखेंगे ये, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 8 है, 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी। यह हमने ऊपर जो सवाल करा था उसी तरह का सवाल है, वो जो 1 दर्जन केले वाला जो सवाल करा था उसी तरह का सवाल है। यहाँ पे 4 पेन की कीमत हमें दे रखी, तो हम लिखेंगे इसको जब हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे, इसको हम यहाँ कर लेते हैं ना, हल करेंगे तो 4 पेन की कीमत, 4 पेन की कीमत कितनी है, बराबर 20 रुपये, 20 रुपये। इसलिए अब हम पहले 1 की निकालेंगे, 1 पेन की कीमत, 1 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 1 पेन की कीमत हो जाएगी 20/4, 4 एकम 4, 4 पंजो 20 बराबर 5, 5 रुपये हैं 1 पेन की कीमत। और हमें कितने पेन की चाहिए, 15 की, तो इसलिए 15 पेन की कीमत, 15 पेन की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम 5 का गुणा, 5 गुणा 15 में कर देंगे गुणा, तो 15 पंजे 75, तो 15 पेन की कीमत हो गई 75 रुपये, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 75, क्योंकि यहाँ 4 पेन की कीमत दे रखी थी, 4 पेन की कीमत है 20 रुपये। इसके बाद हम 1 पेन की कीमत निकालेंगे, तो 1 पेन की कीमत हो गई 20/4, 4 पंजो 20, भाग लगा दिया हमने, उत्तर आ गए 5। तो 1 पेन की कीमत है। अब हमें तो 15 पेन की कीमत चाहिए थी, तो 15 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 15, तो ये होगा 75 रुपये, 75 रुपये। तो इसका उत्तर हो गया यहाँ पर 75 रुपये, ठीक है, 75 रुपये। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, संख्या 532 में घटाएं कि 452 प्राप्त हो। मतलब हमें क्या घटाना है, 452 प्राप्त करने के लिए 532 में घटाएं कि 452 प्राप्त हो, क्या घटाएं। तो 532 में क्या घटाएंगे कि 452 प्राप्त हो जाए हमें, ठीक है। मतलब 532 में से हमने मान लिया कि 1 से घटाया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 452, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये ऋण का है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये धन का हो जाएगा और इसको, इस संख्या को इस तरफ ले आएंगे, मतलब 532 ऋण 452 बराबर हो गया x। मतलब 532 में से 452 घटाने हैं, 532 में से 452 घटा देंगे, 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ एक उधार लेगा तो ये हो जाएगा 13, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बच्चे 8 यहाँ पर, और ये है यहाँ पे 4 में से 4 गए तो 0, तो आएगा उत्तर 80। मतलब 532 में से
ठीक है। 532 में से यदि हम 80 घटाएंगे तो हमें 452 प्राप्त हो जाएंगे। हम करके भी देख लेंगे। ये हो गया 2। अब यहाँ पे जो है ये हो गया 13। 13 में से 8 घटाएंगे तो 8 9 10 11 12 13 5 बचे। और यहाँ पे इसने एक उदाहरण दिया था तो 452 आ गए। बिल्कुल राइट है ना। 532 में से 80 घटाएंगे तो 452 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमने करके देख लिया है। 80 आएगा यहाँ पर। 532 में घटाए कि 452 प्राप्त हो तो 80 घटाने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा कि 532 में से 452 को घटा दिया तो हमें 80 प्राप्त हो गए हैं। अगला है किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता वह संख्या क्या होगी। ठीक है। जब भी ऐसा पूछा तो हम उस संख्या को x मान लेंगे, है ना। किसी संख्या में 126 जोड़ने पर मान लिया कि वो संख्या x है। x में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है। 676 प्राप्त होता है वह संख्या क्या होगी। मतलब x का मान पूछा है तो x बराबर 676 ऋण 126 मतलब 676 में हम यहाँ कर लेते हैं। 676 में 126 को घटाना है। 6 में से 6 गया तो बचा 0, 7 में से 2 गया तो बचा 5, 6 में से 1 गया तो 5। तो ये उत्तर आ गए इसके 550, है ना। किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता वह संख्या क्या होगी। तो संख्या 550, संख्या 550। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर जो 11वां है उसको हम करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 है 26 का वर्ग ऋण 25 का वर्ग के बराबर क्या होगा। किसके के बराबर क्या होगा। तो हमें यहाँ पे इसको करके देखना पड़ेगा। 26 का वर्ग पूछा है पहले हमें, उसमें से 25 का वर्ग घटाना। तो 26 का वर्ग जब लिखा तो 26 का वर्ग निकालेंगे कैसे हम। तो 26 का वर्ग निकालने के लिए 26 का वर्ग मतलब हुआ 26 गुणा 26 और 25 का वर्ग मतलब हो गया 25 गुणा 25। तो इसको हमें करना पड़ेगा। तो 6 6 36 खींचिए 80 का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। ऊपर अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 छंग 12 की 2, 80 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो हो गया 6, 5 और 2 7 और 5 और 1 6, 676 आए हैं यहाँ पे। ठीक है। कितने आ गए हैं 676। ये 26 का वर्ग हो गया है। अब हम 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का 25 पंजे सीधा भी कर सकते हैं। चलो 5 से ही कर लेते हैं। 5 का पहाड़ा 5 बार तो 25। अब बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10 की 0, 80 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ये 5 2 और 6, 625 आए हैं। ठीक है। इसका मान कितना आ गया 625। तो अब हम इसको एक जगह लिख के फिर करेंगे। तो अब हम करते हैं 26 का वर्ग ऋण 25 का वर्ग के बराबर क्या होगा। तो 26 का वर्ग कितना हो गया 676, अभी हमने निकाला। 25 का वर्ग हुआ 625 मतलब 676 में से 625 घटाने हैं। तो घटा देंगे हम, इस तरफ घटा लेते हैं। 676 में से 625 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया तो 1। अब 7 में से 2 गए तो बचे 5 और ये 0, 51 आ जाएंगे। ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया 51। 51 उत्तर आएगा। अब यहाँ जो ऐसा प्रश्न था 26 का वर्ग ऋण 25 का वर्ग के बराबर क्या होगा। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 51। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 है किसी संख्या को 12 से भाग करने पर भागफल 24 तथा शेषफल 2 है तो संख्या बताइए। तो वह संख्या बतानी हमें। तो वह संख्या बताने के लिए हम करेंगे जैसे सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक। फिर से लिख देंगे हम यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है। अब हमसे यहाँ पे बोला गया है कि किसी संख्या को 12 से भाग करने पर, तो संख्या का भाजक क्या हो गया 12 से भाग करा, भागफल आया 24 और शेषफल आया 2। मतलब 12 में 24 का गुणा करना और 2 जोड़ना है तो हमें वो संख्या मतलब भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो 12 में 24 का गुणा कर देते हैं तो सीधा कर देंगे। तो 12 चौक 48 की 8, 12 का पहाड़ा 4 बार बोला तो 12 चौक 48 की 8, हासिल का आया 4, 12 दूना 24 और 4 हो गए हैं 28 धन 2। तो 288 धन 2 मतलब हो गए 290।
ठीक है। तो वह संख्या हो गई 290। तो ये हमने हल कर लिया है, इसके उत्तर आ जाएगा 290। ठीक है, 290 आएंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 13 है, संख्याओं 6, ऋण 7, 8, ऋण 9, 12 और ऋण 10 का योग क्या होगा। तो हमें यहाँ अलग अलग संख्याएं दे रखी, तो संख्या कितनी है 6, फिर ऋण के 7 दे रखे हैं, फिर 8 दे रखा है, फिर ऋण के 9, यहाँ पे धन आएगा है ना, ऋण के 9 दे रखे हैं, फिर इसमें जोड़ना 12, फिर ऋण के 10। तो इनका योग पूछा है, इतनी सारी संख्याओं का हमसे योग पूछा है कि इनका योग क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम जो ऋण वाली संख्या, ये 3 ऋण वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और इनका जो मान आएगा वो ऋण ही रहेगा। ठीक है, और धन वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 6 और 8 हो गए 14, 15, 16 और 10 26। ठीक है, ये 26 हो गए इनका मान। अब ऋण वाली संख्याओं को जोड़ देंगे और इनका मान तो ऋण में ही होगा क्योंकि ये सब ऋण वाली है। तो 10 और 9 हो गए 19, 19 और 7 हो जाएंगे 26। तो ये धन के 26 है, ऋण के 26 है, तो आपस में कट जाएंगे, तो इनका योग हो जाएगा 0। ठीक है, योग कितना हो गया 0। अब अगला प्रश्न नंबर 14 है, ऋण के 12 में ऋण के 17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो ऋण के 12 में ऋण के 17 को घटाना है हमें। ठीक है, तो देखो ये ऋण के 12 है, में से घटाना है ऋण के 17। तो यहाँ घटाना है इसलिए घटाव का निशान लगा दिया। अब ऋण के 12, अब इस ऋण का अंदर वाले ऋण में गुणा होगा तो ऋण और ऋण हो जाएंगे धन, और ये हो गया 17। मतलब ऋण के 12 और धन के 17 है। तो 17 बड़ी संख्या है, इसमें से 12 घटा देंगे तो उत्तर आ गया 5। ठीक है, 12 में से 17 में से 12 घटा दिए तो 5 आया, और ये कैसा होगा धन का होगा क्योंकि बड़ी संख्या जो है धन की है, बड़ी संख्या धन की है यहाँ पे, इसलिए उत्तर आएगा यहाँ पर 5। यहाँ उत्तर आ जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, दी गई आकृति के छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान लिखिए। तो यहाँ छायांकित भाग दे रखे हैं, आकृति दे रखी है, उसमें भिन्नों को जोड़कर हमें इनका मान लिखना है। तो इसे हम करेंगे, हल करके करेंगे इसको। तो पहली जो आकृति है, तो इसमें छायांकित भाग कितना है, तो हमने इस तरह का सवाल पहले भी कर रखा है। तो ये कुल आकृति में कुल कितने भाग है, 4 भाग है। 4 भाग में से छायांकित भाग कितना है, 1 है। तो इसको हम लिखते हैं 1/4 धन। अब यहाँ जो कुल आकृति है इसके 2 ही भाग है और 2 में से 1 भाग छायांकित है, तो इसे लिखेंगे हम 1/2। ये बराबर है। अब कुल आकृति कितनी है, तो कुल आकृति 4 भाग है। 4 में से छायांकित भाग कितना है, छायांकित भाग है 3, और कुल भाग कितने हैं, 4 भाग है। तो ये हो गया 3/4। तो इसको भिन्नों भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान लिखिए लिखा था, तो हम इसे हल भी कर लेंगे। जैसे ये लिखा था 1/4 धन 1/2। यदि इस तरह की भिन्न हमें दे रखी हो तो यदि उसे जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जो भिन्न है इसमें हर दोनों के असमान है। ठीक है, ये अंश है, एक अंश है और हर 4 है। यहाँ पे एक अंश और हर है 2, हर दोनों के असमान है। तो ऐसी स्थिति में हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो 4 और 2 का जब एलसीएम लेंगे, मतलब 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले इसमें 4 और 2 का एलसीएम, इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का भाग जा सकता है, तो 2 का चला जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2। उसके बाद फिर से एक बार 2 का भाग जाएगा तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुई संख्या, हमें प्राप्त हुई 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। गुणा कर देंगे इनका, तो इनका एलसीएम प्राप्त हो गया हमें 4। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम प्राप्त हो गया 4। अब 4 का इसको हल करेंगे, हमारे पास ये जो 2 भिन्न है इनको हल करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 4 आया है। अब 4 का 4 में भाग लगाएंगे तो 1 बार जा रहा, 1 का गुणा ऊपर होगा तो 1 एकम 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 4 में 2 का भाग लगाएंगे, इस 2 का भाग अब 4 में लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार भाग गया और उस 2 का गुणा ऊपर 1 में हो जाएगा तो 2 एकम 2 हो गया। तो अब इनको जोड़ लेंगे हम, 2 और 1 हो जाएगा 3/4। तो 3/4 जो आंसर यहाँ लिखा है, ठीक है, ये हमारा आ गया। इस तरह से आता है। तो ये सवाल हो चुका है। प्रश्न नंबर 16, संख्या ऋण 37 में 73 जोड़ने पर प्राप्त संख्या लिखिए। तो संख्या कितनी है, ऋण 37 है, इसमें 73
जोड़ने हैं और जोड़ने पर संख्या का मान लिखना है। तो देखो ये ऋण की है, ये धन की है, तो जब भी कोई संख्या, एक संख्या ऋण की और एक संख्या धन की होगी तो वो आपस में घटेगी, उनका घटाव ही होगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही हम घटाएंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ 73 है, इसमें से 37 घटा देंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे किधर से 80 लेगा, ये 13 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ गए 6, ये 6 था, 6 में से 3 घटा दिए तो बचे 3। तो यहाँ उत्तर आ जाएंगे 36, चिन्ह धन का ही रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या धन की है, तो इसका उत्तर आ गया 36। ठीक है, उत्तर आ गया इसका 36। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 17 है वह सही जोड़ी मिलाइए है। जैसे हमने ऊपर सही जोड़ी मिलाई थी वैसे इनको हल करके करना है। जैसे 0.5 का गुणा करना है 7.5 में, तो ये 0.5 गुणा 7.4। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर देंगे हम गुणा, 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 4 पंजो 20, और यहाँ पे फिर 7 का करेंगे तो 7 पंजो 35, 0 7 और 3, और दशमलव कितनी संख्या के बाद लगाएंगे तो यहाँ गिन लेंगे, एक संख्या के बाद, और एक संख्या मतलब एक और एक 2, और एक और एक 2, मतलब 3.70 इसका उत्तर आएगा, और 3.70 ही आएगा। तो इसका उत्तर यहाँ पे 3.7 यहाँ दे रखा, लेकिन यह ऋण का, जबकि यहाँ ऋण है ही नहीं तो ये धन का ही होना था, यहाँ पे 3.7 इसका उत्तर आएगा। के बाद दूसरा है ऋण के 7 का गुणा ऋण के 15 में करेंगे। तो जब गुणा करते हैं तो ऋण और ऋण के जो चिन्ह है वो धन में बदल जाते हैं, और 15 का 7 में गुणा करेंगे या 7 का 15 में करेंगे तो 15 सती हो जाएगी 105, तो धन के 105 उत्तर आएगा इसका। ठीक है, 105 उत्तर आना था इसका, लेकिन इसका उत्तर यहाँ कहीं दे ही नहीं रखा है। ठीक है, इसका उत्तर आना था 105। इसके बाद अगला है 504 बटे ऋण 18, मतलब ये है 504 बटे ऋण के 18, तो इसको भाग लगाना है, तो हम भाग लगा देते हैं। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, क्योंकि 3 बार बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 2 ही बार बोलेंगे, 18 दूना 36, तो बचे 14। ठीक है, 14 बचे, ऊपर से उतार लेंगे 4, 144, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 8 बार बोलेंगे तो 28 उत्तर आ जाएंगे इसके। ठीक है, 8 बार बोलेंगे तो 18 144 हो जाएगा और पूरा भाग चला जाएगा, तो उत्तर आ गया यहाँ पे 28, और वो भी ऋण का होगा क्योंकि 504 बटे ऋण के 18 है, तो ये ऋण यहाँ पे संख्या पे आएगा, ऋण के 28 उत्तर आएंगे, तो इसका उत्तर ये ऋण के 28 है, ये राइट है, ऋण के 28 उत्तर आएगा इसका। अगला जो चौथा है 0.04, मतलब ये है 0.04 बटे 10, तो हमने पहले भी करा था, ये दशमलव हटाएंगे तो पीछे कितनी संख्या, उतने 0 यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मानोगे, आगे जो 0 बचे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया 4 बटा 1000। अब यहाँ पे 0 हटाएंगे तो ऊपर हमें उतनी ही संख्या के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, मतलब 1 2 और 3 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 और 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.004 उत्तर आएंगे इसके, मतलब ये 0.004 ये उत्तर सही है। इसके बाद अगला जो 5वें नंबर का है 42.64 और 0.36 को जोड़ना है। ठीक है, तो 42.64 लिख दिया हमने, और ये हो गया 0.36, इसको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। 6 और 4 10 की 0, 80 का 1, 6 और 1 7, 8 9 10 की 0, 80 का 1, और ये हो गया 2 और 1 3, और ऊपर से उतार लिया 4, तो इसका उत्तर आएगा 43। पीछे के 0 और दशमलव का कोई मतलब नहीं, तो इसका उत्तर आ गया 43। इसके बाद जो अगला प्रश्न है ऋण के 18 बट्टा 25, ऋण के 18 बट्टा 25, तो इसको हमें हल करना है। ऋण के 18 बट्टा 25 को 18 में 25 का भाग लगा देंगे। ठीक है, ये 18 है, इसमें 25 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 25 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है, तो हम लिखेंगे 0 दशमलव का लगेगा 1 0, और 25 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 25 छः 150, 25 साती करेंगे, 25 साती 175। ठीक है, ये हो बच्चे 5 यहाँ। ठीक है,
अब यहाँ पे दशमलव की 0 लगा देंगे और 25 दूना 50 हो जाएगा। और ये जो संख्या थी ऋण की थी, तो ये उत्तर में भी ऋण आएगा, मतलब उत्तर आ जाएगा ऋण 0। ठीक है, ऋण 0.72 यहाँ पे आएगा, ऋण 0.72, ऋण 0.72 इसका उत्तर आना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा 0.72। तो इस प्रकार ये जोड़ी मिलानी है हमें, इसको हल करके मिलाना है। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए। 18,500 रुपये उसने उधार लिए। 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा करके पूरा कर्ज चुकता कर दिया। तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा किए, कितने रुपए उसने बैंक को ब्याज के रूप में दिए, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि उसने बैंक से उधार इतने लिए थे और ब्याज जोड़कर इतने दिए। तो यदि इतने में से जो उधार लिए थे वो घटा देंगे तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 21,360 उसने ब्याज के रूप में, ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ के दे दिए। ठीक है, और उसका जो मूलधन था वो था 18,500, जो रुपए उसने उधार लिए थे। इनको हम घटा देंगे तो ये हो गया 0, ये 6। अब यहाँ से एक उधार लिया इसने तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आया है 8, और ये हो जाएंगे 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे बचा है 0। ठीक है, तो 2,860 रुपये, 2,860 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। तो इसको हल कर सकते हैं हम आसानी से, इस तरह से घटाव करना है, इसमें से ये घटा देना है। अगला प्रश्न है, शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किए। उसकी एक माह की किस्त कितने रुपए थी? 12 महीने तक दिए उसने 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में, मतलब 14,400 रुपये कुल दिए और उसने 12 महीने तक दिए और बराबर किस्तों में दिए। तो हमें बताना है कि एक माह की किस्त कितनी थी। तो इसके लिए हम भाग लगाते हैं, मतलब 14,400 12 बराबर भागों में बांट देंगे तो 12 का भाग लगा देंगे। तो 12 एकम 12, 2 ऊपर से उतारे 4, 12 दूना हो गए हैं 24। अब 2 जीरो बचे तो वो 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, मतलब 1,200 रुपये, 1,200 रुपये बराबर उसने हर महीने 12 महीने तक दिए। अब अगला प्रश्न नंबर 20वां है, प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखिए। तो प्रथम 3 सम संख्याएं कौन कौन सी है? तो प्रथम 3 सम संख्या है 2, 4 और 6। तो ये प्रथम 3 सम संख्या है, उनका योग करना है और इसमें से हमें प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाना है। तो प्रथम 3 विषम संख्या है 1, 3 और 5। तो इनको आपस में घटाना है। तो पहले इनको जोड़ लेंगे, 6, 4, 10 और 2 12। प्रथम 3 सम संख्याओं का योग हो गया 12 और 5, 6, 7, 8 और 1 9। प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग हो गया 9। तो 12 में से 9 घटाना है तो उत्तर आ जाएंगे 3। 12 में से 9 घटाए तो 3। तो हमने क्या करा है कि प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में, तो हमने प्रथम 3 सम संख्या ले ली है 2, 4 और 6, इनका योग कर लिया, इनका योग आ गया हमारे पास 12। इसमें से हमें प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को, तो प्रथम 3 विषम संख्या 1, 3 और 5, इनका योग हो गया 9। इसके योग को इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या आ गई है 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, उत्तर आ गया 3। तो इस प्रकार यहाँ ब्रिज कोर्स के सारे प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। तो इसी प्रकार हम आगे भी हर अध्याय के प्रश्नों को हल करते हुए और उनको समझते हुए आगे करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।